The following content is provided under India's first open courseware program. Your support will help RJ Academy continue to offer high-quality educational resources for free. क्वांटम केमिस्ट्री में सबसे पहले आप लोगों ने फिलॉसफी ऑफ क्वांटम केमिस्ट्री को समझा। उसके बाद आप लोगों ने ऑपरेटर अलजेब्रा को पढ़ा और ऑपरेटर अलजेब्रा को पढ़ते वक्त कॉम्यूटेटर और हर्मिटिसिटी के ऊपर आपने अच्छा खासा फोकस किया। उसके बाद आपने आइगन वैल्यू इक्वेशन को पढ़ा, प्रोबेबिलिटी को पढ़ा और साथ ही साथ आपने वहां पर नॉर्मलाइजेशन को पढ़ लिया। इन सब बेसिक को कवर करने के बाद आपने सीखा कि किस तरीके से आप लोग क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर एवरेज वैल्यूज को कैलकुलेट करते हो। एवरेज वैल्यू के फॉर्मूले को सीखने के बाद आपने पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम केमिस्ट्री को पढ़ा और पोस्टुलेट का यूज करते हुए, एवरेज वैल्यू कंसेप्ट का यूज करते हुए आपने हर एक मोशन में कोरस्पॉन्डिंग अपने अपने ऑब्जर्वर की वैल्यूज को कैलकुलेट किया और उनको याद भी आप लोगों ने कर लिया। उसके बाद हमने श्रोडिंगर इक्वेशन को स्टार्ट किया और श्रोडिंगर इक्वेशन का यूज कर हम लोग अपने हर एक मोशन में कोरस्पॉन्डिंग जो आपको मॉडल गिवन थे पोस्टुलेट के अंदर, उस मॉडल का यूज करते हुए, श्रोडिंगर इक्वेशन का यूज करते हुए अपने वेव फंक्शन को निकाल रहे थे। वेव फंक्शन को निकालने के बाद हम लोग एनर्जी का एक्सप्रेशन को निकाल रहे थे और साथ ही साथ साई और साई स्क्वायर के ग्राफ को प्लॉट कर रहे थे। अभी तक की क्लासेस के अंदर आप लोग पार्टिकल 1D बॉक्स के लिए वेव फंक्शन को निकाल चुके हो, एनर्जी के एक्सप्रेशन को निकाल चुके हो, साई और साई स्क्वायर ग्राफ को प्लॉट कर चुके हो। आज अपनी क्लास को वहीं से कंटिन्यू करेंगे और पढ़ेंगे कि पार्टिकल इन 2D बॉक्स के लिए आप वेव फंक्शन को कैसे निकालते हो, आप एनर्जी के एक्सप्रेशन को कैसे निकालते हो और साथ ही साथ एनर्जी लेवल डायग्राम को किस तरीके से ड्रॉ करते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। Hey guys, this is RJ and welcome to RJ Academy. So this is lecture number 20 of quantum chemistry. अभी तक हम लोग 19 लेक्चर्स को कवर कर चुके हैं और काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं क्वांटम केमिस्ट्री के इस कोर्स के अंदर। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ प्रीवियस लेक्चर्स को देख लीजिए ताकि आपको आज ही क्लास भी समझ में आए और आने वाले लेक्चर्स भी आपको समझ में आए। क्वांटम केमिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा कनेक्टिंग टॉपिक है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आने वाले लेक्चर्स के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। लास्ट क्लास के हम लोग डिस्कस कर रहे थे पार्टिकल 1D बॉक्स को और पार्टिकल 1D बॉक्स के लिए आप लोगों ने वेव फंक्शन को यानी कि साई को निकालना सीख लिया था। अगर आपके बॉक्स की लेंथ 0 से L है तब भी आपको आता है, 0 से 2L है तब भी आपको आता है, 0 से 3L है तब भी आपको आता है। अगर आपके बॉक्स की लेंथ -L/2 से +L/2 है तब भी आपको साई निकालना आता है, माइनस के 2L से +2L है तब भी आपको साई निकालना आता है। और अगर आपको साई निकालना आता है और आपको साइन और कोस के ग्राफ पता है तो उसके बेसिस के ऊपर आप लोग साई और साई स्क्वायर के प्लॉट को भी ड्रॉ कर सकते हो। ये जितनी भी बातें मैंने अभी बोली हैं ये सब हम लोग कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है साई को निकालने में फॉर पार्टिकल 1D बॉक्स, आपको अगर प्रॉब्लम है साई और साई स्क्वायर के ग्राफ को प्लॉट करने के अंदर, अगर आपको प्रॉब्लम है पार्टिकल 1D बॉक्स के लिए एनर्जी के एक्सप्रेशन को लिखने में, तो उस केस के लिए आप लोग प्रीवियस लेक्चर्स को फॉलो कर सकते हो। मैंने पार्टिकल 1D बॉक्स के ऊपर काफी ज्यादा टाइम लगाया है, आपको हर एक चीज को बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया है। प्रीवियस लेक्चर्स देखने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ RJ अकेडमी के यूट्यूब चैनल के ऊपर जाना है। वहां पर आपको क्वांटम केमिस्ट्री की अलग से प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी। वहां पर आप लोग क्वांटम केमिस्ट्री को बिल्कुल स्टार्टिंग से, बिल्कुल बेसिक से आप लोग वहां पर स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप लोग मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के हो तो बहुत ही अच्छी बात है, पर अगर आप लोग बायोलॉजी बैकग्राउंड के हो तब भी बहुत अच्छी बात है। क्वांटम केमिस्ट्री आपको भी बिल्कुल समझ में आएगी बशर्ते आप लोग कोर्स को बिल्कुल स्टार्टिंग से हर एक लेक्चर को आप लोग थॉरोली देखो और साथ ही अपनी रिवीजन को भी करते रहो। तो अगर आप लोग बायो बैकग्राउंड के हो, क्वांटम केमिस्ट्री से बिल्कुल भी नहीं डरना है। बहुत ईजी टॉपिक है, बहुत कंसेप्चुअल टॉपिक है। अगर आपको केमिस्ट्री को समझना है तो क्वांटम केमिस्ट्री को समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वांटम केमिस्ट्री का अपना ही एक फायदा है, अगर आपने क्वांटम केमिस्ट्री को अच्छे से समझा तो आपको जो बाकी यूनिट्स है केमिस्ट्री की वो भी समझ में ज्यादा अच्छे से आने लग जाएंगी। केमिकल बॉन्डिंग आपको अच्छे से आएगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपको अच्छे से आएगा, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा आपको अच्छे से आएगा, थर्मोडायनामिक्स आपको अच्छे से आएगी, स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स आपको अच्छे से आएगी, काइनेटिक्स का थ्योरी वाला पार्ट आपको समझ में आएगा। तो क्वांटम केमिस्ट्री बेस है केमिस्ट्री का। अगर आप लोग MSc लेवल के ऊपर पढ़ रहे हो तो आपको क्वांटम केमिस्ट्री को जरूर पढ़ना है। बात करते हैं लास्ट क्लास की। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे पार्टिकल 1D बॉक्स और पार्टिकल 1D बॉक्स के लिए आपको साई निकालना आता है, साई और साई स्क्वायर का प्लॉट ड्रॉ करना आता है। फंक्शन को निकाल के आपको उसको ये पता है कि आपकी जो नोड की पोजीशन है वो क्या होगी, फर्स्ट मैक्सिमा कब आएगा, सेकंड मैक्सिमा कब आएगा, फर्स्ट मिनिमा कब आएगा, ये सब चीजें आपको पता है। अगर आपको कंफ्यूजन है पार्टिकल 1D बॉक्स के लिए तो प्लीज प्रीवियस लेक्चर्स को जरूर देख लीजिए। और अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो इस लेक्चर को देखने से पहले जरूर देखिए, क्योंकि पार्टिकल 1D बॉक्स के डायरेक्ट रिजल्ट को हम लोग यूज करेंगे पार्टिकल इन 2D बॉक्स को पढ़ने के लिए और
पार्टिकल इन 3D बॉक्स को पढ़ने के लिए। जब मैंने आपको 1D बॉक्स पढ़ाया तो मैंने ज़्यादा फोकस किसके ऊपर किया था? मैंने ज़्यादा फोकस किया था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ साई एंड साई स्क्वायर, क्योंकि वहाँ से आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं CSIR नेट के अंदर भी और गेट एग्जाम के अंदर भी। आपने प्लॉट को ड्रॉ करना सीखा, काफ़ी अच्छे से आपने वहाँ पर सीखा, काफ़ी टाइम आपने वहाँ पर दिया, तो क्वेश्चंस 1D बॉक्स के बनते हैं आपके जो ग्राफ है साई और साई स्क्वायर का। लेकिन अगर मैं 2D और 3D बॉक्स की बात करूं तो यहां पर आपके पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से क्वेश्चंस नहीं आते हैं CSIR नेट के अंदर, ना ही गेट के अंदर आते हैं। आपके पास यहां से क्वेश्चंस आते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम के ऊपर से। इसका मतलब पार्टिकल इन 2D बॉक्स को पढ़ते हुए, पार्टिकल इन 3D बॉक्स को पढ़ते हुए मैं एनर्जी लेवल डायग्राम के ऊपर ज्यादा फोकस करूंगा। और एनर्जी लेवल डायग्राम को बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि उसका एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या है। एनर्जी का एक्सप्रेशन निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि उसका वेव फंक्शन क्या है। तो आज सबसे पहले देखेंगे कि आखिर किस तरीके से आप लोग 2D बॉक्स के लिए और 3D बॉक्स के लिए वेव फंक्शन को लिख सकते हो। अगर आपको किसी भी मोशन के कोरस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन को लिखना है तो आपको यूज करना पड़ेगा श्रोडिंगर इक्वेशन का। ये भी मैंने आपको बताया था कि श्रोडिंगर इक्वेशन की बहुत बड़ी एप्लीकेशन है क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर। जितने भी मॉडल आपके पास हैं पोस्टुलेट के अंदर, चाहे वो आपके पास पार्टिकल इन बॉक्स हो, चाहे वो आपके पास रिजिड रोटर हो, चाहे वो आपके पास SHO हो, इन सभी मॉडल के कोरस्पॉन्डिंग अगर आपको वेव फंक्शन को डिटरमाइन करना है तो आपको श्रोडिंगर इक्वेशन का यूज करना ही पड़ेगा। और जनरल फॉर्म ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन को आप लोग डायरेक्टली याद कर लीजिए। आपको उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ लाप्लासियन ऑपरेटर की वैल्यू को पुट करना है, अपने फंक्शन को वहां से निकालना है, और उसके बाद अगर आपका एक बार आपका साई आ गया तो साई आने के बाद आपका ई आ जाएगा, ई आने के बाद आपका एनर्जी लेवल डायग्राम बन जाएगा। और अगर आपने डायग्राम को ड्रॉ कर लिया तो उसके बाद तो आपको क्वेश्चन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम होती है सिर्फ और सिर्फ एनर्जी लेवल डायग्राम को ड्रॉ करने में। क्वेश्चंस काफी ज्यादा घुमाकर पूछता है, तो आपको हर एक चीज को काफी अच्छे से डिटेल के अंदर पढ़ना है। तो जैसा कि मैंने यहां पर टॉपिक लिखा हुआ है पार्टिकल इन 2D बॉक्स, आज हम लोग उसी को शुरू करेंगे। सबसे पहले मैंने यहां पर कंसीडर कर लिया है, लेट अस कंसीडर अ फ्री पार्टिकल इज कन्फाइंड टू मूव इन 2D बॉक्स ऑफ लेंथ। लेंथ में यहां पर डिफाइन करूंगा, बॉक्स आपका क्या है 2D है, इसका मतलब आपका जो पार्टिकल है वो 2 डायमेंशन के अंदर मूव करने के लिए फ्री है। मैं यहां पर मानकर चल रहा हूं कि जो आपकी वो 2 डायमेंशन है, जो आपके पास वो 2 कोऑर्डिनेट हैं वो x और y हैं। आप x और z ले सकते हो, आप y और z ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैंने यहां पर जनरल जो आप लोग लेकर चलते हो x और y, मैंने यहां पर वही कंडीशन कोऑर्डिनेट मैंने यहां पर लिए हुए हैं। तो जो आपके बॉक्स की लेंथ है, अगर मैं बात करूं x कोऑर्डिनेट की, तो आपकी जो लेंथ वेरी कर रही है क्या कर रही है 0 से lx कर रही है। और अगर बात करते हो y कोऑर्डिनेट की, तो जो आपकी लेंथ वेरी कर रही है वो क्या कर रही है 0 से ly आपकी कर रही है। बॉक्स की कंडीशन वही सेम है, v इक्वल टू 0 इनसाइड द बॉक्स, v इक्वल टू इनफाइनाइट एल्सवेयर। इस कंडीशन को मैंने आपको समझाया अच्छे से कि आखिर बॉक्स के अंदर आपका पोटेंशियल 0 क्यों होता है, क्योंकि आपका पार्टिकल फ्री है मूव करने को। और आपका v इक्वल टू इनफाइनाइट क्यों होता है, क्योंकि आप लोग टर्निंग को रोकना चाहते हो और साथ आप लोग बाउंसिंग को भी रोकना चाहते हो। तो कंडीशंस पता होनी चाहिए क्यों आप लोग यहां पर यूज कर रहे हो। उसके बाद सबसे पहले आप लोग किसका यूज करोगे, श्रोडिंगर इक्वेशन का यूज करोगे। तो जनरल फॉर्म जो है श्रोडिंगर इक्वेशन की वो आपके सामने मैंने यहां पर लिखी हुई है। लाप्लासियन का ऑपरेटर का स्क्वायर है इनटू में साई है प्लस 2m में h का स्क्वायर e माइनस v इनटू में साई इज इक्वल टू 0। ये आपके पास क्या है जनरल फॉर्म है श्रोडिंगर इक्वेशन की, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्म है। इस फॉर्म को आपको याद करना ही करना है ताकि आप लोग बाकी सभी मॉडल के कोरस्पॉन्डिंग अपने फंक्शन को डिटरमाइन कर सको इजी। तो श्रोडिंगर इक्वेशन के अंदर आपके पास यहां पर कुछ टर्म्स हैं। आपके पास लाप्लासियन का ऑपरेटर है, साई आपके पास वेव फंक्शन है, m आपके पास मास है, h का स्क्वायर क्या है h/2π है, e क्या है टोटल एनर्जी है, v क्या है आपके पास पोटेंशियल एनर्जी है, साई क्या है फिर से आपके पास फंक्शन है। तो लाप्लासियन ऑपरेटर को पढ़ाते वक्त मैंने आपको बताया था कि लाप्लासियन ऑपरेटर आपका पोलर फॉर्म के अंदर क्या होगा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अंदर क्या होगा, और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अंदर भी 1D के लिए क्या होगा, 2D के लिए क्या होगा और 3D के लिए क्या होगा। तो मैं वहां से डायरेक्ट यूज कर रहा हूं कि जो आपका 2D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है उसके लिए आपका लाप्लासियन ऑपरेटर क्या हो जाता है डेल स्क्वायर अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन में डेल वाई स्क्वायर। अगर आप लोग y और z कोऑर्डिनेट लेकर चलोगे तो आपका डेल स्क्वायर क्या हो जाएगा डेल स्क्वायर अपॉन में डेल वाई स्क्वायर प्लस में डेल स्क्वायर अपॉन में डेल जेड स्क्वायर। तो इस तरीके से कोऑर्डिनेट को चेंज होने से आपका लाप्लासियन ऑपरेटर भी चेंज हो जाता है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हम लोग यहां पर x और y कोऑर्डिनेट को लेकर ही चीजों को समझने वाले हैं। तो जैसे ही मैं इस लाप्लासियन ऑपरेटर की वैल्यू को श्रोडिंगर इक्वेशन के अंदर पुट करता हूं तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी डेल स्क्वायर अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर इंटू में साई प्लस 2m h कट स्क्वायर इंटू में e माइनस का v इंटू में साई इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आपके पास आ
गई। उसके बाद आपको क्या करना है, आपके पास जो लाप्लासियन ऑपरेटर है इसमें डेल स्क्वायर अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर भी है, डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर भी है, तो इसको भी मल्टीप्लाई कर दो साई से और इसको भी मल्टीप्लाई कर दो साई से, यानी कि आपको अपनी इक्वेशन को बस एक्सपेंड करना है। और साथ ही साथ आपका जो v है वो इनसाइड द बॉक्स क्या है, 0 है, तो v की जगह मैं क्या करने वाला हूं, 0 को पुट करने वाला हूं। जैसे ही आप लोग v को 0 पुट करोगे आपकी इक्वेशन बन जाएगी डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर ऑफ साई प्लस डेल स्क्वायर अपॉन में डेल वाई स्क्वायर ऑफ साई प्लस 2m h कट स्क्वायर इंटू में e माइनस का 0 इंटू में साई। तो ये इक्वेशन आपके सामने जनरेट हो गई है पार्टिकल 1D बॉक्स के लिए, पार्टिकल इन 2D बॉक्स के लिए, अगर आप लोग यहां पर श्रोडिंगर इक्वेशन का यूज करोगे तो हम लोग बात कर रहे हैं यहां पर 2D कोऑर्डिनेट की। अगर मैं 2D कोऑर्डिनेट की बात करूंगा तो मैंने यहां पर अपने कोऑर्डिनेट ले लिए हैं x और y डायरेक्शन के अंदर। इसका मतलब आपको अपने फंक्शन को डिफाइन करना पड़ेगा x और y डायरेक्शन के अंदर। इसीलिए मैं साई की जगह क्या लिख सकता हूं, साई ऑफ एक्स वाई लिख सकता हूं। डिफरेंस क्या है, सिर्फ यहां पर ये बता रहा है एक्स वाई क्या बता रहा है कि जो आपका पार्टिकल है वो x और y डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है, बस इसका इतना ही मतलब है। अगर आप लोग एनर्जी को E लिख रहे हो तो इसको आप लोग कह सकते हो E ऑफ एक्स वाई लिख सकते हो। इस एक्स वाई का मतलब क्या है कि जो आपका पार्टिकल है वो x और y डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है। तो ज्यादा कुछ भी नहीं करूंगा, साई की जगह साई एक्स साई ऑफ एक्स वाई लिख दूंगा और ई की जगह लिख दूंगा ई ऑफ एक्स वाई मैं यहां पर लिख दूंगा। तो जैसे ही मैं साई की जगह मैं साई ऑफ एक्स वाई लगाऊंगा, जैसे ही मैंने साई की जगह साई ऑफ एक्स वाई लगाया है, मैंने अपने ई की जगह क्या लगा दिया, ई ऑफ एक्स वाई लगाया। यहां पर आप लोग ई के साथ एक्स वाई लिख दीजिए और साई के साथ मैंने क्या लगा दिया, साई ऑफ एक्स वाई लगा दिया। बेसिक डिफरेंस कुछ भी नहीं है आपके पास, मतलब वही है साई और साई एक्स वाई में डिफरेंस ये है कि आपने यहां पर कोऑर्डिनेट को बस डिफाइन कर दिया है। अब जब मैंने आपको वेव फंक्शन पढ़ाया था, जब मैंने आपको एनर्जी पढ़ाई थी, मैंने आपको वहां बताया था कि जो आपका वेव फंक्शन होता है वो मल्टीप्लिकेटिव इन नेचर होता है और जो आपका एनर्जी है वो कैसा होता है, एडिटिव इन नेचर होता है। यानी कि अगर आप लोग साई एक्स वाई को निकालना चाहते हो तो आपको साई एक्स और साई वाई को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसी तरीके से अगर आप लोग एनर्जी ऑफ एक्स वाई को निकालना चाहते हो तो एनर्जी कैसी होती है, एडिटिव टर्म होती है। तो उस केस में आपको ई ऑफ एक्स प्लस करना पड़ेगा ई वाई के साथ, यानी कि ई एक्स वाई लिखते हुए आप लोग ई एक्स प्लस ई वाई लिखोगे और साई एक्स वाई लिखते वक्त आप लोग साई एक्स इंटू साई वाई लिखोगे। फंक्शन आपका, वेव फंक्शन आपका मल्टीप्लिकेटिव इन नेचर होता है, एनर्जी टर्म आपकी एडिटिव इन नेचर होती है। ये चीजें आपको बता दी है मैंने पहले भी और ये चीजें आपको पता भी है। तो अगर आपका वेव फंक्शन, यानी कि मैं बात कर रहा हूं साई ऑफ एक्स वाई, अगर ये आपका मल्टीप्लिकेटिव इन नेचर होता है तो साई ऑफ एक्स की जगह आप लोग क्या लिख सकते हो, साई ऑफ एक्स इंटू में साई ऑफ वाई लिख सकते हो। अगर आपका एनर्जी क्या होता है, एडिटिव होता है, तो आप ई ऑफ एक्स वाई की जगह लिख सकते हो ई ऑफ एक्स प्लस ऑफ ई ऑफ वाई लिख सकते हो। तो ये सेम चीज मैं यहां पर कर रहा हूं जो आपके पास इक्वेशन अभी बनकर आई थी। इस इक्वेशन के अंदर ये जो इक्वेशन आप लोग यहां पर देख रहे हो, सबसे नीचे जो इक्वेशन लिखी हुई है, इस इक्वेशन के अंदर मैं साई एक्स वाई की जगह क्या लिखने वाला हूं, साई ऑफ एक्स इंटू में साई ऑफ वाई लिखने वाला हूं और मैं यहां पर ई एक्स वाई की जगह लिखने वाला हूं ई ऑफ एक्स प्लस ई ऑफ वाई लिखने वाला हूं। ज्यादा चेंज यहां पर नहीं करूंगा। अगर मुझे इसको इस तरीके लिखना है तो आपके पास इक्वेशन जो बनकर आएगी वो बनकर आएगी डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर। यहां पर आपके पास साई था, मैंने क्या किया हुआ है, पीछे वाली जो आपके पास इक्वेशन है, इस इक्वेशन के अंदर से मैंने क्या किया है, पहले साई को मैंने कॉमन ले लिया है। यहां से साई एक्स वाई और यहां से साई एक्स वाई आप कॉमन ले सकते हो, तो आपके पास क्या बच जाएगा, डेल स्क्वायर अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन में डेल वाई स्क्वायर। उसके बाद साई ऑफ एक्स वाई आप लोग क्या लिख दोगे, साई ऑफ एक्स इंटू में साई ऑफ वाई। सिर्फ यही चीज आपको यहां पर करनी है। मैंने सबसे पहले साई एक्स वाई को कॉमन ले लिया, उसके बाद मैंने उसकी जगह लिख दिया साई एक्स इंटू में साई वाई लिख दिया। आगे आपके पास क्या था, 2m h कट का स्क्वायर, यहां पर आपके पास क्या था, e ऑफ एक्स वाई, तो e ऑफ एक्स वाई का मैंने क्या लिख दिया, e ऑफ एक्स प्लस e ऑफ वाई इंटू में आपके पास क्या था, साई था, यानी कि साई ऑफ एक्स वाई था, यानी कि आप लोग उसको लिख सकते हो साई एक्स इंटू में साई वाई इज इक्वल टू 0। तो अगर आप लोग इसको यहां पर एक्सपेंड करोगे तो आपको इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एक्सपेंड करके पास आपके पास जो इक्वेशन आ जाएगी वो कुछ इस टाइप की इक्वेशन आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, आप लोग को यहां पर डिफरेंशिएशन की आपकी प्रॉपर्टी का यूज करना है। जब मैंने आपको बताया था ऑपरेटर अलजेब्रा पढ़ाते वक्त कि डिफरेंशिएशन एक लीनियर ऑपरेटर है और लीनियर ऑपरेटर वो ऑपरेटर होते हैं जो कांस्टेंट को बाहर निकालने की टेंडेंसी रखते हैं। तो अगर आप लोग इस पहले पार्शियल डेरिवेटिव को ध्यान से देखोगे तो इस केस के अंदर आपका x जो है वो क्या है, वेरिएबल है। अगर x आपका चेंज हो रहा है तो आपका साई y क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अगर आपका साई y कांस्टेंट हो गया तो मैं उसे ऑपरेटर से बाहर निकाल सकता हूं। सेम उसी तरीके से यहां पर आपका वेरिएबल क्या है, y है, यानी कि आपका साई y क्या रहेगा, वेरिएबल रहेगा और आपका साई x क्या हो जाएगा, यहां पर कांस्टेंट हो जाएगा। अगर साई x कांस्टेंट है तो आप लोग इसको भी यहां से बाहर निकाल सकते हो। तो मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया हुआ है, मैंने यहां साई y को बाहर निकाल दिया, साई x आपका अंदर रह गया, x के साथ x है, y के साथ y है और जो बाकी आपका वेरिएबल है उसको आपने क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। तो इस तरीके से मैंने एक इक्वेशन को थोड़ा सा और मैंने क्या कर दिया है, एक्सपेंड
कर दिया है। अब आप इस ऊपर वाली इक्वेशन को अगर साई एक्स इंटू साई वाई से डिवाइड कर देते हो तो आपके पास क्या बनेगा, जैसे ही मैं इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड करूंगा साई एक्स इंटू में साई वाई से, साई एक्स इंटू में साई वाई के पास, तो आपके पास आपके जो वेरिएबल्स हैं वो सेपरेट हो जाएंगे। एक्स वाली टर्म मिक्स आ जाएगी, वाई वाली टर्म मिक्स आ जाएगी, तो उस तरीके से आप लोग इक्वेशन को रीड अच्छे से कर पाओगे। इसीलिए मैं यहाँ पर साई एक्स और साई वाई से डिवाइड कर रहा हूँ। साई एक्स इंटू साई वाई से डिवाइड करने के बाद आपके जो वेरिएबल हैं वो अच्छे से सेपरेट हो जाएंगे और आप लोग उन्हें सेपरेटली पढ़ पाओगे, यानी कि पार्टिकल इन 2D बॉक्स को आप पार्टिकल 1D बॉक्स का डायरेक्टली रिलेट भी कर पाओगे। कैसे रिलेट करना है वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, साई एक्स इंटू में साई वाई से इक्वेशन को डिवाइड करोगे, तो जैसे ही आप लोग डिवाइड करोगे आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, आपके पास बन जाएगी 1 अपॉन में साई एक्स इंटू में डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इंटू में साई एक्स प्लस 1 अपॉन में साई वाई डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर इंटू में साई वाई प्लस 2m एच कट स्क्वायर ई एक्स प्लस में ई वाई। साई एक्स इंटू साई वाई से डिवाइड करोगे तो ये टर्म तो पूरी यहाँ पर कट जाएगी। नीचे क्या लिखूंगा मैं, साई एक्स इंटू में साई वाई लिखूंगा तो ये वाली टर्म पूरी कट जाएगी। उसको जब मैं यहाँ पर डिवाइड करूंगा साई एक्स इंटू में साई वाई, तो साई वाई कट जाएगा, बच क्या जाएगा, साई एक्स बच जाएगा। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, 1 बाय साई एक्स बच गया, डेल स्क्वायर अपॉन डेल स्क्वायर इंटू में साई एक्स था, ये चीज़ बिल्कुल सेम लिखी हुई है। यहाँ पर साई एक्स है तो मैं नीचे डिवाइड करूंगा साई एक्स इंटू में साई वाई से, तो आपका साई एक्स से साई एक्स कट जाएगा, बच क्या जाएगा, 1 अपॉन में साई वाई बच जाएगा। तो 1 अपॉन में साई वाई यहाँ पर है, डेल स्क्वायर अपॉन में डेल वाई स्क्वायर इंटू में साई वाई आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आपके पास जो इक्वेशन आ जाएगी वो ये इक्वेशन आपके पास निकल कर आ जाएगी। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, जो आपके पास यहाँ पर ये टर्म लिखी हुई है प्लस का 2m अपॉन में एच कट स्क्वायर इंटू में ई एक्स प्लस ई वाई, इसको आप लोग राइट हैंड साइड के अंदर ले जाओ विद नेगेटिव साइन, क्योंकि यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है, हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और नेगेटिव में जाने के बाद मैंने इसको ब्रैकेट को भी खोल दिया है, क्या बन गया आपके पास, माइनस 2m अपॉन में एच कट स्क्वायर इंटू में ई एक्स माइनस 2m अपॉन में एच कट स्क्वायर इंटू में ई वाई। तो आपके पास कुछ इस टाइप की इक्वेशन देखने को मिल जाएगी। अब जो आपका पार्टिकल है, जो आपका माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, जो 2 डायमेंशन के अंदर मूव कर रहा है, अगर मानकर चलो कि आपका पार्टिकल जो है वो एक्स डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है और आप इंटरेस्टेड हो एक्स डायरेक्शन के अंदर उसका मोमेंटम क्या है, अगर आपको वैल्यू ऑब्जर्वेबल निकालनी है एक्स डायरेक्शन के कोरस्पॉन्डिंग, तो आपका पार्टिकल वाई में कैसे मूव कर रहा है उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर आप लोग एक्स डायरेक्शन के कोरस्पॉन्डिंग मोमेंटम को निकाल रहे हो तो आपका पार्टिकल वाई डायरेक्शन में कैसे मूव कर रहा है उससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको एक्स कोऑर्डिनेट के कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑब्जर्व को निकालना है तो आपको मोशन देखना पड़ेगा एक्स कोऑर्डिनेट के कोरस्पॉन्डिंग ही। अगर आपको वाई डायरेक्शन के कोरस्पॉन्डिंग अपने ऑब्जर्व को निकालना है तो आपको मोशन देखना पड़ेगा कि आपका पार्टिकल वाई कोऑर्डिनेट में किस तरीके से मूव कर रहा है। इसका मतलब मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इन एक्स डायरेक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इन वाई डायरेक्शन। यानी कि अगर आपका पार्टिकल एक्स डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है, वाई के अंदर मूव कर रहा है और आपको निकालना है कि एक्स डायरेक्शन में उसका मोमेंटम क्या है, तो आप लोग सिर्फ उसका एक्स डायरेक्शन के अंदर उसकी मूवमेंट को देखोगे, उसको ऑब्जर्व करोगे और उसके बाद अपनी ऑब्जर्वेबल की वैल्यू को कैलकुलेट कर लोगे। अगर आपको एक्स डायरेक्शन के अंदर ऑब्जर्वेबल की वैल्यू को निकालना है तो आपका पार्टिकल वाई डायरेक्शन के अंदर या फिर जी डायरेक्शन के अंदर मूव करे या ना करे उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। इसका डायरेक्ट मतलब यह है कि मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इन एक्स डायरेक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ मूवमेंट इन पार्टिकल इन वाई डायरेक्शन या फिर जेड डायरेक्शन। दैट मीन्स फर्स्ट टर्म फ्रॉम बोथ साइड्स आर इक्वल। यानी कि क्या कर दिया मैंने यहां पर एक्स वाले पार्ट को मैंने क्या कर दिया, एक्स वाले पार्ट से रिलेट कर दिया। उसके बाद जो यहां पर आपके पास वाई वाला पार्ट है, इस वाई वाले पार्ट को मैंने क्या कर दिया, वाई वाले पार्ट से रिलेट कर दिया। एक्स वाले को एक्स वाले के साथ, वाई वाले को वाई वाले के साथ। क्यों किया मैंने ऐसा, क्योंकि मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इन एक्स डायरेक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इन वाई डायरेक्शन। और आप इसको डायरेक्टली इक्वेट कर सकते हो। मैंने यहां पर ज्यादा कुछ नहीं किया है, एक्स वाले पार्ट को मैंने एक्स वाले पार्ट के साथ डायरेक्टली रिलेट कर दूंगा और आपके पास जो यहां पर वाई वाला पार्ट है, इस वाई वाले पार्ट को मैं इस वाई वाले पार्ट के साथ डायरेक्टली रिलेट कर दूंगा। और जैसे ही मैं इसको रिलेट करूंगा आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, 1 अपॉन में साई एक्स इंटू में डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, साई एक्स इज इक्वल टू -2 ई एक्स अपॉन में एच कट स्क्वायर। और वाई को क्या बन जाएगी आपके पास, 1 अपॉन में साई वाई इंटू में डेल स्क्वायर अपॉन में डेल वाई स्क्वायर, साई वाई इक्वल टू -2m ई वाई अपॉन में एच कट स्क्वायर। एक्स वाले एक साथ, वाई वाले एक साथ। अगर आप लोग इस इक्वेशन को ध्यान से देखोगे और इस इक्वेशन के अंदर अगर आप लोग इस साई एक्स को उठाकर इधर ले आओ, साई एक्स उठाकर आप लोग यहां पर ले आओगे, उसके बाद इस पूरी टर्म को ब्रैकेट के इधर की तरफ ले आओगे, तो आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, डेल स्क्वायर अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर इंटू में साई एक्स प्लस 2m एच कट स्क्वायर ई एक्स साई एक्स। और अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखोगे तो ये सेम इक्वेशन है, उस टाइप की है जो आपने पढ़ी थी
पार्टिकल इन 1D बॉक्स के लिए। अगर आप लोग y डायरेक्शन के अंदर देखोगे, साई y को उठाकर आप लोग यहां पर ले आओ राइट हैंड साइड के अंदर, उसके बाद आप लोग इस पूरी टर्म को एरो के यानी कि इक्वल्स टू के इधर की तरफ ले आओ, तो आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, डेल स्क्वायर अपॉन में डेल y स्क्वायर साई y प्लस 2m h कट स्क्वायर ई वाई साई y इक्वल टू 0। तो अभी जो इक्वेशन आपके पास बनी है, ये दोनों इक्वेशन आपकी सिमिलर किसके लिए है, जो आपने पढ़ी थी पार्टिकल इन 1D बॉक्स के लिए। पार्टिकल 1D बॉक्स में क्या इक्वेशन है आपके पास, डेल स्क्वायर अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर प्लस में 2m h कट स्क्वायर ई साई इक्वल टू 0। वहां पर आप लोग ई एक्स का और साई एक्स का यूज नहीं करते थे, क्योंकि आपके पास जो पार्टिकल है वो सिर्फ और सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट के अंदर यानी कि एक ही कोऑर्डिनेट के अंदर मूव कर रहा है, तो आपको यहां पर ई एक्स या फिर साई लिखने की जरूरत नहीं थी। लेकिन यहां पर आपका पार्टिकल 2D में मूव कर रहा है, तो आप लोग यहां पर एक्स को भी लिखोगे और वाई को भी लिखोगे, और उसके बाद आपने उसको अलग अलग लिख दिया। लेकिन ये जो फॉर्म आपके पास निकल कर आई है, सेम फॉर्म आपके पास निकल कहां पर आई थी, पार्टिकल इन 1D बॉक्स के अंदर निकल कर आई थी। और पार्टिकल 1D बॉक्स के लिए आपको रिजल्ट्स डायरेक्टली याद हैं, और उन्हीं रिजल्ट्स को हम लोग यहां पर डायरेक्टली यूज करने वाले हैं। याद रहे इस केस में जो आपकी बॉक्स की लेंथ है वो क्या है, 0 से x से lx है, और आपकी लेंथ यहां पर क्या है, 0 से y इंटू में ly है। यानी कि आपका जो बॉक्स है वो 0 से l लेंथ का है, तो 0 से l लेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग आपका जो वेव फंक्शन था, प्लीज उसी को यूज कीजिएगा, -l से +l वाले को यूज मत कीजिएगा। अभी मैं जो बात कर रहा हूं, मैं 0 से l लेंथ के बॉक्स की बात कर रहा हूं, और 0 से l लेंथ के बॉक्स के लिए आपका जो फंक्शन था, जो साई था 1D बॉक्स के लिए, क्या था वो, √2/l sin n पाई x अपॉन में l। यानी कि आपको इस फंक्शन का यूज करना है, क्योंकि आपकी जो बॉक्स की लेंथ है वो 0 से l चेंज हो रही है, क्योंकि मैंने बॉक्स की लेंथ को पहले ही डिफाइन किया हुआ है। करेंगे आगे जाकर हम लोग -l से +l के लिए, -2l से +2l के लिए आपका अगर 2D फंक्शन है, जो आपकी x डायरेक्शन है उसके आपकी जो लेंथ है वो अलग हो जाएगी, y की लेंथ अलग हो जाएगी, तो उस केस में कैसे आप लोग फंक्शन निकालते हो वो सब चीजें करेंगे। लेकिन अभी के लिए जो आपका बॉक्स की लेंथ है वो 0 से l है, तो आपको साई यही यूज करना पड़ेगा, साई इक्वल टू √2/l sin n पाई x अपॉन में l। तो मैंने यहां पर लिखा हुआ है अलग से, अबव इक्वेशंस आर सिमिलर टू पार्टिकल 1D बॉक्स इक्वेशन 0 से l लेंथ के लिए, एंड हेंस वी विल यूज द डायरेक्ट रिजल्ट्स। और आपके रिजल्ट क्या थे, आपने अगर रिजल्ट का यूज करोगे तो क्या निकल कर आएगा, साई एक्स आ जाएगा √2 अपॉन में lx sin n पाई x अपॉन में lx, ex क्या हो जाएगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग n² अपॉन में 8 ml एक्स स्क्वायर। इस एक्सप्रेशन को कैसे डिराइव करते हैं ये मैं आपको करा चुका हूं लास्ट क्लास के अंदर, यहां पर डायरेक्ट रिजल्ट का मैं यूज कर रहा हूं। एल के साथ मैंने एक्स लगाया क्योंकि आप लोग यहां पर एक्स कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हो। सेम अगर आप लोगों को साई वाई लिखना तो क्या लिखोगे आप लोग, √2/ly sin n पाई y अपॉन में ly। उसी तरीके से आपका ey क्या हो जाएगा, n² अपॉन में 8 mly²। ये जो एनर्जी का एक्सप्रेशन है, ये जो फंक्शन का एक्सप्रेशन है, ये सिर्फ और सिर्फ कब यूज करोगे आप लोग, जब आपके बॉक्स की लेंथ क्या हो, 0 से l के लिए आपको डिफाइन की गई हो, और मैं यहां पर डिफाइन कर ही चल रहा हूं। उसके बाद आपको पता है कि जो आपका वेव फंक्शन है वो मल्टीप्लिकेटिव इन नेचर होता है, जो आपकी एनर्जी है वो एडिटिव इन नेचर होती है। तो साई ऑफ एक्स वाई क्या हो जाएगा, साई ऑफ एक्स इंटू में साई ऑफ वाई, और साई ऑफ एक्स हमने भी निकाला है क्या है, √2/lx अपॉन इंटू में साइन n पाई x अपॉन में lx। और उसके बाद आपके पास जो साई y है वो क्या है आपके पास, √2/ly sin n पाई y अपॉन में ly। तो इस तरीके से आप लोग अपने साई एक्स वाई को लिख सकते हो अगर आप लोग 2D बॉक्स की बात कर रहे हो। साई x जो 1D का था वही आपने लिखा हुआ है, साई y जो 1D का था वही आपने लिखा हुआ है। इसका मतलब पार्टिकल इन 2D को पढ़ते हुए आपको पार्टिकल 1D के डायरेक्ट रिजल्ट्स की जरूरत पड़ेगी, और रिजल्ट का यूज करके आप लोग यहां पर डायरेक्टली वेव फंक्शन को लिख सकते हो। अगर मैं लिखना चाहूं अपनी एनर्जी को, तो एनर्जी को लिखते हुए आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी एनर्जी है वो एडिटिव इन नेचर होती है, यानी कि Ex प्लस में Ey लिखोगे, और Ex आपके पास क्या थी, n² अपॉन में 8 ml² आपने निकाला था। तो यहां पर आप लोग डिफाइन कर रहे हो एक्स कोऑर्डिनेट में, तो क्या हो जाएगी, n² अपॉन में 8 mlx² प्लस n² अपॉन में 8 ml y²। यहां पर आप लोग यहां पर nx और ly को भी लगा सकते हो, क्योंकि ये आपके पास क्या है, क्वांटम नंबर है, जो कि आपके x डायरेक्शन के अंदर और y डायरेक्शन के अंदर चेंज हो सकते हैं। यहां पर मैंने n की जगह x y और y नहीं लगाया, क्योंकि मैं अभी आपको वो चीज नहीं करा रहा हूं जहां पर आपके क्वांटम नंबर भी चेंज हो रहे हैं। तो आगे जाकर आपकी n की वैल्यू भी चेंज होगी, आपकी l की वैल्यू भी चेंज होगी, आपकी lx की वैल्यू भी चेंज होने वाली है। चेंज होते ही आप लोग फंक्शन को अलग तरीके से लिखोगे। कैसे लिखोगे मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन अलग तरीके से ही लिखोगे।
यहाँ पर आपके पास बॉक्स की लेंथ 0 से L लेंथ की थी, तो फर्क नहीं पड़ता कि आपके n की वैल्यू क्या हो। n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 सभी के लिए जो आपका वेव फंक्शन था वो क्या था आपके पास, √2/L sin n पाई x अपॉन में L था। लेकिन आपने देखा था कि अगर आपने बॉक्स की लेंथ को चेंज किया -L से +L कर दिया, उस केस के अंदर आपका अगर n यानी कि क्वांटम नंबर, ट्रांसलेशनल क्वांटम नंबर अगर आपके ओड होंगे तो उस केस के अंदर आप लोग साइन का यूज करते थे या फिर कोस का यूज करते थे। अगर आपके पास वो इवन होंगे तो उस केस के अंदर आप लोग साइन या कोस में से एक चीज को यूज करते थे, राइट। यानी कि अगर आप लोग -L से +L की बात करोगे तो n इक्वल टू ओड के लिए फंक्शन अलग होगा, n इक्वल टू इवन के लिए आपका जो फंक्शन है वो अलग होगा। यहां पर मैंने nx और ny नहीं लगाया क्योंकि आपके पास n चाहे कुछ भी हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, आपके फंक्शन के अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा। बाकी आप लोग यहां पर nx और यहां पर ny को भी लगा सकते हो अगर आप लोग बिल्कुल करेक्टली चीजों को लिखना चाहते हो तो ये एक्सप्रेशन आपके पास निकल कर आ गए फंक्शन के और एनर्जी के। अब एनर्जी के इस एक्सप्रेशन का हम यूज करेंगे और एनर्जी लेवल डायग्राम को मैं आपको बनाना सिखाऊंगा, कैसे आपको बनाना है 2D के लिए, कैसे आपको बनाना है 3D के लिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अगर आपको फंक्शन लिखना हो 3D के केस के अंदर तो आप लोग फंक्शन को कैसे लिखोगे, और एनर्जी लेवल डायग्राम अलग से एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो उसको मैं एक अलग से लेक्चर के अंदर कराऊंगा आपको, ताकि आपको जो पूरा टाइम मैं आपको दे सकूं और आपको एनर्जी लेवल डायग्राम को मैं अच्छे से समझा सकूं। तो पहले हम लोग बात करते हैं कि आपके पास अगर 2D बॉक्स है, मान लीजिए आपके पास अगर 2D बॉक्स है, उसकी लेंथ क्या है, 0 से Ly है, 0 से Lx है और 0 से Ly है। यानी कि जो आपका x है वो 0 से Lx के लिए वेरी कर रहा है, जो आपका y है वो 0 से Ly के लिए वेरी कर रहा है। तो आपका साई ऑफ xy क्या हो जाएगा, सबसे पहले लिखना पड़ेगा आपको x वाले के लिए क्या हो जाता है, उसके बाद लिखना पड़ेगा y वाले के लिए क्या हो जाता है, और आपको उनको दोनों को सिंपली मल्टीप्लाई करना है। अगर आपको एनर्जी लिखनी है तो आपको एनर्जी लिखनी पड़ेगी x वाले कोरस्पॉन्डिंग, एनर्जी लिखनी पड़ेगी y वाले कोरस्पॉन्डिंग, और दोनों को क्या करना, दोनों को आपको सिंपली ऐड कर देना है। अगर मैं बात करूं कि अगर आप लोगों ने बॉक्स की लेंथ को चेंज कर दिया, मान लीजिए कि x डायरेक्शन के अंदर जो आपकी बॉक्स की लेंथ है वो क्या है, -L से +L है, और y कोऑर्डिनेट के अंदर जो आपके पास बॉक्स की लेंथ है वो आपके पास क्या है, -2L से +2L है। तो उस केस में आप किस तरीके से अपने फंक्शन को लिख सकते हो। तो अभी तक आपको पता है कि अगर आपको साई ऑफ xy लिखना है तो आप उसको लिख सकते हो साई ऑफ x और साई ऑफ y की डायरेक्शन के अंदर। अगर आप लोग साई x की बात कर रहे हो, यानी कि आप लोग 1D की बात कर रहे हो, एक डायमेंशन की बात कर रहे हो, तो आपको लिखना पड़ेगा साई x 1D के लिए और साई y 1D के लिए। अगर आपको EXY लिखना है तो कैसे लिखोगे आप लोग, E ऑफ x यानी कि 1D के लिए क्या होगा EX, और आपका 1D के लिए EY क्या होगा। यानी कि अगर आपको 2D बॉक्स के लिए फंक्शन को या फिर एनर्जी को लिखना है तो आपको 1D के डायरेक्ट रिजल्ट का यूज करना पड़ेगा। अगर आपको यहां पर साई xy लिखना है तो साई x ऑफ 1D और इनटू में साई y ऑफ 1D कर दिया। अगर आपको EXY लिखना है तो EX ऑफ 1D प्लस EY ऑफ 1D कर दिया। मान लीजिए मैं ग्राउंड स्टेट की बात कर रहा हूं, मैं n इक्वल टू 1 के लिए बात कर रहा हूं। मैंने n इक्वल टू 1 यहां पर क्यों लिया, क्योंकि n इक्वल टू 2 करते ही इस कंडीशन के साथ आपके पास साइन और कोस के अंदर चेंज हो जाता है। तो अभी मैं ग्राउंड स्टेट के बता रहा हूं आपको n इक्वल टू 1 के लिए कैसे आप लोग अपने साई xy को लिख सकते हो। तो आपके पास पता है कि अगर आप लोग n इक्वल टू 1 की बात करोगे, आपके पास जो यहाँ पर बॉक्स की लेंथ है वो कैसी है, -L से +L है, -2L से +2L है। इस लेंथ के लिए मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास n की वैल्यू ओड होंगी, 1 3 5 7 होंगी, तो उस केस के अंदर आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, √1/L cos n पाई x अपॉन में 2L। अगर आपके n की वैल्यू इवन हो जाएगी तो उस केस में फंक्शन क्या होता है आपके पास, √1 अपॉन में L साइन ऑफ n पाई x अपॉन में 2L। यानी कि n इक्वल टू ओड के लिए अलग फंक्शन, n इक्वल टू इवन के लिए अलग फंक्शन। मैं आपको एक के लिए लिख के दिखा रहा हूं, बाकी के लिए आप लोग उसे खुद भी लिख सकते हो। मान लीजिए आपके पास स्टेट कैसी है, n इक्वल टू 1 आपके पास ग्राउंड स्टेट है। अगर n इक्वल टू 1 यानी कि क्या है, ओड है, यानी कि फंक्शन आपके पास क्या हो जाएगा, √1/L cos ऑफ n पाई x अपॉन में L इनटू में 2L। यानी कि ये आपके पास फंक्शन निकल जाएगा। अगर आपके पास n इक्वल टू 1 है यानी कि ओड है, तो फंक्शन क्या हो गया आपके पास, साई इक्वल टू √1/L cos n पाई x अपॉन में 2L। ये मैंने किसके लिए लिखा है, 0 से -L से +L वाले बॉक्स के लिए, -L से +L वाले बॉक्स के लिए। अगर आपको -2L से +L वाले बॉक्स +2L वाले बॉक्स के लिए लिखोगे तो आपको यहाँ पर L की जगह क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको L की जगह लगाना पड़ेगा 2L, और यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, L की जगह आपको यहाँ पर भी 2L लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको लिखना है फंक्शन को। मैंने आपको लिखना सिखाया था 1D बॉक्स के लिए कैसे आप लोग अपने फंक्शन को लिख सकते हो। अगर आपके बॉक्स की लेंथ 0 से L हो, 0 से 2L हो, 0 से 3L हो, -L से +L हो, -L/2 से +L/2 हो, -2L से +L/2 हो, तो आपने हर एक चीज के लिए अपने वेव फंक्शन को लिखना सीख लिया है। तो उसी का यूज हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं क्या लिखता हूँ, अपने साई ऑफ xy को लिखता हूँ। तो मैं उसको ब्रेक करूंगा 1D के लिए। कैसे ब्रेक करोगे, साई ऑफ x ऑफ 1D, साई ऑफ y ऑफ 1D, और लेंथ क्या दी हुई यहाँ पर आपको दी हुई है, -L से +L, और
यहाँ पर क्या दी हुई है, माइनस के 12 से प्लस का 12। अब आपको पता है अगर आप लोग n = 1 के लिए बात करोगे तो आप लोग यहाँ पर कोस का यूज करने वाले हो। फंक्शन आपके सामने है, ये रहा √1/l कोस n पाई x अपॉन में 2l। यहाँ पर लेंथ क्या है, -l से 2l है, तो इस केस के लिए फंक्शन आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए, √1/l कोस n पाई x अपॉन में 2l। n की जगह मैंने यहाँ पर 1 पुट कर दिया क्योंकि आप लोग n = 1 के लिए बात कर रहे हो। उसके बाद आप लोग लिखोगे साई y/1d। अब यहाँ पर बॉक्स लेंथ क्या है आपके पास, -12 से प्लस का 2l है, तो इसके अंदर फंक्शन क्या हो जाएगा आपके पास, √1/2l कोस n पाई y इंटू में 4l। आपको क्या करना पड़ेगा, आपने इस फंक्शन को याद कर रखा है 1/l कोस n पाई x अपॉन में l। ये किसके लिए था, -l से आपके पास प्लस l के लिए था। अगर आप लोग यहाँ पर लेंथ को चेंज करोगे, मान लीजिए आपने लेंथ को चेंज करके क्या कर दिया, आपने यहाँ पर लेंथ को चेंज करके -2l से प्लस 2l कर दिया, तो उस केस के अंदर आपको क्या करना है, इस l की जगह क्या लिख दोगे आप लोग, 2l लिख दोगे, और यहाँ पर जगह क्या लिख दोगे आप, यहाँ पर पहले से क्या था 2l था, तो इस l की जगह आप लोग क्या लिख दोगे, यहाँ पर भी 2l लिख दोगे। तो फंक्शन में बस क्या बन जाएगा, फंक्शन बन जाएगा √1/2l कोस ऑफ n पाई x इंटू में 2 इंटू में 2l। ये क्या बन जाएगा आपके पास, √1/2l कोस ऑफ n पाई x अपॉन में 4l। और इसी फंक्शन में डायरेक्टली यहाँ पर यूज कर रहा हूँ कि आपके पास साई y क्या होगा अगर आपके पास बॉक्स की लेंथ -12 से प्लस 2l है, तो आपके पास फंक्शन बन जाएगा √1/2l कोस 1 पाई y अपॉन में 4l। और आप लोग यहाँ पर इसको डायरेक्टली लिख सकते हो कि जो आपके पास साई x y वो क्या बन गया, √1/l कोस पाई x अपॉन में l, √1/2l कोस पाई y अपॉन में 4l। अब आप इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, आप इसको इस रूट को इससे मल्टीप्लाई कर सकते हो, यहाँ पर इस तरीके से आप लोग इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लोग इसी फॉर्म के अंदर चीज़ों को याद रखें ताकि आपको ये पता चलता रहे कि आपने इस साई एक्स वाई को कैसे लिखा था। ये आपके पास क्या है, साई एक्स है, अगर आपके बॉक्स लेंथ क्या है, -l से प्लस l है। ये आपके पास क्या है, साई y है, अगर आपके पास बॉक्स लेंथ क्या है, -2l से प्लस के 2l तक है। तो ये आप लोग इसे इसी फॉर्म के अंदर याद रखिए, साई एक्स को अलग याद रखिए, साई y को अलग याद रखिए, बाद में आपको सिंपली उसको मल्टीप्लाई करना है। एनर्जी के एक्सप्रेशन को लिखते वक्त आप लोगों ने पढ़ा था 1D बॉक्स के अंदर कि अगर आपके पास बॉक्स की लेंथ -l से प्लस l हो, उस केस के अंदर जो आपके पास एनर्जी थी वो क्या थी, n²h² अपॉन में 8m, आपके बाद 2l का स्क्वायर आप यहाँ पर लगाते थे, तो आपके पास क्या बनता था, E = n²h² अपॉन में 32 ml²। आप इसको इस फॉर्म में याद कर लीजिए, इस फॉर्म में याद कर लीजिए, फर्क नहीं पड़ता, बट आपको एनर्जी का एक्सप्रेशन याद होना चाहिए अगर आपके बॉक्स की लेंथ -l से प्लस l हुई। अगर आप लोगों ने यहाँ पर अपने बॉक्स की लेंथ को चेंज कर -, से 2l आपने प्लस 2l कर दिया, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर l की जगह क्या करना पड़ेगा, जो आपने चेंज किया है 2l किया है उसका स्क्वायर आपको यहाँ पर करना पड़ता है। अगर आपको एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखने में या फिर वेव फंक्शन को लिखने में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज 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 प्रीवियस लेक्चर्स देख लीजिए, तभी आपको समझ में आएगा कि कैसे मैं यहाँ पर डायरेक्टली एनर्जी एक्सप्रेशन यूज कर रहा हूँ, कैसे मैं यहाँ पर डायरेक्टली वेव फंक्शन के एक्सप्रेशन को यूज कर रहा हूँ। क्वांटम केमिस्ट्री में अगर आप लोग प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखोगे तो आपको आगे समझ में नहीं आएगा और आप क्वांटम केमिस्ट्री को बीच में ही छोड़ दोगे। सबसे ज्यादा स्कोरिंग यूनिट है, सबसे ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम के अंदर, क्वेश्चंस बहुत इजी आते हैं, बस आपको एक सीरीज के अंदर क्वांटम केमिस्ट्री को पढ़ना है। और आरजे एकेडमी के यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको क्वांटम केमिस्ट्री बिल्कुल बेसिक से पढ़ाई जा रही है, हर एक लेक्चर को मैं यहाँ पर काफी ज्यादा टाइम दे रहा हूँ। तो एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखना आपको आता है, वेव फंक्शन लिखना आपको आता है। अगर आपको 2D का एनर्जी एक्सप्रेशन लिखना है तो आपको सबसे पहले उसको ब्रेक करना पड़ेगा। मान लीजिए कि आपको EXY लिखना है तो आप इसे ब्रेक करोगे, किसके अंदर है, 2D के अंदर है, आपको इसको ब्रेक करना पड़ेगा 1D के अंदर। कैसे करोगे, E(x)(1D) और E(y)(1D)। x की आपके पास लिमिट लेंथ क्या है, -l से प्लस l है, और y की आपके पास -2l से प्लस 2l है। आपको पता है कि एनर्जी एक्सप्रेशन क्या होता है, n²h² अपॉन में 8ml का स्क्वायर, 8ml इंटू में 2l का स्क्वायर। ये आपका एनर्जी एक्सप्रेशन था अगर आपके बॉक्स लेंथ क्या थी, -l2 प्लस के l थी। तो अगर आप लोग EX(1D) लिखोगे -l से प्लस l के, आप लोग क्या लिखोगे, n²h² अपॉन में 8m2l का स्क्वायर। आपने शायद इस फॉर्म में याद किया होगा, n²h² अपॉन में 32 ml²। तो किसी भी फॉर्म में याद रख लीजिए, लेकिन आपको ये याद होना चाहिए। उसके बाद अगर आप लोग लिखना चाहोगे EY(1D) और लेंथ क्या है, -2l से प्लस का 2l है, तो उस केस में आपका एनर्जी क्या हो जाता है, n²l² अपॉन में 8ml2 में 4l का स्क्वायर। 4l क्यों लिया, क्योंकि -2l से प्लस के 2l तक आपके लेंथ को चेक करोगे तो कितनी आती है पापा लेंथ, ये लेंथ आपके पास कितनी आती है, 2l यहाँ पर है प्लस का 2l, तो लेंथ कितनी हो जाएगी पापा, कुल मिलाकर 4l लेंथ हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या कर दिया, 4l से आपने यहाँ पर लेंथ को रिप्लेस कर दिया। तो एक क्वेश्चन को लेते हैं और क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं कि किस तरीके से आपको साई लिखना है 2D का और साई लिखना है 3D का।
अभी मैं आपको कराता हूं कि आप लोग 2D के लिए किस तरीके से अपने फंक्शन को लिख सकते हो। मान लीजिए क्वेश्चन आपके पास सामने है, लेट अस कंसीडर 2D बॉक्स, फाइंड द एनर्जी लेवल डायग्राम इफ x जो वेरी कर रहा है वो 0 से l वेरी कर रहा है और जो आपका y वेरी कर रहा है 0 से 2l। राइट द वेव फंक्शन कोरस्पॉन्डिंग टू द ग्राउंड स्टेट। आपको ग्राउंड स्टेट के कोरस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन को लिखना है और साथ ही साथ आपको एनर्जी लेवल डायग्राम को भी बनाना है। तो वेव फंक्शन आप लोग लिख लोगे, फिर भी मैं आपको एक करा के दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप लोग यहाँ पर वेव फंक्शन को लिख सकते हो। एक मैं आपको यहाँ पर करा कर दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आप इसे यहाँ पर कर सकते हो। आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है कि आपके पास जो बॉक्स है वो 2D बॉक्स है, आपके पास जो लेंथ वेरी कर रही है, कैसे वेरी कर रही है, जो आपकी x है वो क्या है 0 से l लेंथ के लिए है और जो आपका y है वो क्या है 0 से 2l लेंथ के लिए है। इस तरीके से आपका जो कोऑर्डिनेट है वो वेरी कर रहा है। x कोऑर्डिनेट में जो लेंथ है वो क्या है 0 से l है और y में क्या है 0 से 2l है। आपको लिखना है साई ऑफ एक्स वाई फॉर n इज इक्वल टू 1, यानी कि ग्राउंड स्टेट के लिए आपको लिखना है कि आपका साई ऑफ एक्स वाई क्या होगा। और पार्टिकल इन 1D बॉक्स के लिए जो आपकी ग्राउंड स्टेट है वो n इज इक्वल टू 1 के लिए डिफाइन होती है, n इज इक्वल टू 0 आपका यहाँ पर नहीं होता है। तो कैसे लिखते हैं, मैंने आपको बताया कि अगर आपको साई ऑफ 2D लिखना है तो आपको साई ऑफ 1D के अंदर उसे ब्रेक करना पड़ेगा। ब्रेक कैसे करते हैं, मान लीजिए आपको क्या गिवन है यहाँ पर, आपको यहाँ पर गिवन है साई ऑफ एक्स वाई आपको निकालना है। ये आपको गिवन है 2D के अंदर जो आपकी x है वो कैसे वेरी कर रही है 0 से l वेरी कर रही है और जो आपकी y है वो कैसे वेरी कर रही है 0 से 2l के लिए वेरी कर रही है। तो आपको सबसे पहले इसको ब्रेक करना पड़ेगा 1D के अंदर। कैसे करोगे, x वाले पार्ट को कर दो अलग, ये क्या हो गया फिर 1D के अंदर हो गया, और y वाले को कर दो अलग, तो ये भी क्या होगा आपके पास 1D के अंदर हो गया। यहाँ पर जो आपके पास x है वो कैसे वेरी कर रहा है 0 से l वेरी कर रहा है और यहाँ पर जो आपका y है वो कैसे वेरी कर रहा है 0 से 2l वेरी कर रहा है। अब आपको 0 से l लेंथ के लिए आपको वेव फंक्शन पता है 1D बॉक्स के कोरस्पॉन्डिंग क्या होता है √2/l sin n pi x अपॉन में l। तो आपको पता है, आपको यहाँ पर डायरेक्टली आता है कि आप इसके कोरस्पॉन्डिंग यानी कि इस 1D के कोरस्पॉन्डिंग आप लोग वेव फंक्शन को लिख सकते हो और आप लोग इसके कोरस्पॉन्डिंग भी वेव फंक्शन को लिख सकते हो। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, अपने फंक्शन को यहाँ पर आप लोग लिख दीजिए। जो आपका साई x और 1D है तो क्या हो जाएगा पास ये √2/l sin n pi x अपॉन में l। ये आपका फंक्शन निकल गया साई 1D का, अगर आपका जो x है वो 0 से l के लिए वेरी कर रहा है। अगर आप लोग साई y को लिखोगे, यहाँ पर आपके पास लेंथ क्या है 0 से 2l है, तो 0 से 2l के लिखने आपको पता है, आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं करना, आपको जहाँ पर यहाँ पर l देखने को मिला है, जहाँ पर आपके पास यहाँ पर l है वहाँ पर आपको क्या लगा देना है 2l लगा देना है। तो लगा दीजिए आप लोग यहाँ पर 2l क्या बन जाएगा 2 अपॉन में 2l इंटू में साइन ऑफ n पाई x अपॉन में 2l। तो ये आपका वेव फंक्शन तैयार हो गया है साई एक्स वाई ऑफ 2D। अगर आपके पास कंडीशन क्या है, जो आपके पास x है वो आपके पास वेरी कर रहा है कहाँ से कहाँ तक l से लेकर 0 तक वेरी कर रहा है, y कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है 0 से 2l के लिए वेरी कर रहा है। अगर अब आपको क्वेश्चन देता है, मान लीजिए आपको दे देगा जो आपके पास y है वो आपके पास वेरी कर रहा है किस केस के अंदर, मान लीजिए आपके पास जो y है वो आपका यहाँ पर वेरी कहाँ कर रहा है, आपका जो y है वो वेरी कर रहा है प्लस l से माइनस l के केस के अंदर, और आपसे पूछता है कि n इक्वल टू 1 के लिए आप लोग अपने वेव फंक्शन को लिख दीजिए। तो आप लोग कैसे लिखोगे, आपको मान लीजिए आपसे वो पूछ रहा है साई ऑफ एक्स वाई, आपके पास जो लेंथ है x वो कैसे वेरी कर रही है, x वेरी कर रही है 0 से l के लिए और जो आपका y है वो वेरी कर रहा है माइनस l से प्लस l के लिए, यानी कि ये आपका वेरिएशन है x और y के अंदर। आपको साई ऑफ एक्स वाई लिखना है 2D के लिए। कैसे लिखोगे, आपको इसको ब्रेक करना पड़ेगा 1D के लिए। ब्रेक कैसे करते हो, साई ऑफ x इंटू में 1D और यहाँ पर क्या कर दोगे साई ऑफ y इंटू में 1D। इस तरीके से आप लोग इसे ब्रेक कर सकते हो। साई ऑफ 1D लिखना है, x की लेंथ क्या आपके पास 0 से l है, आपको पता है डायरेक्टली क्या होती है, आपके पास लेंथ क्या है 0 से l है, आप यहाँ पर लिख सकते हो √2/l साइन ऑफ n पाई x अपॉन में l। यहाँ पर फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास जो n है वो इवन है या फिर ऑड है, वैसे यहाँ पर उसने n इक्वल टू 1 दिया हुआ है, लेकिन 0 से l बॉक्स के लिए आप लोग क्या यूज करते हो, साइन का ही यूज करते हो। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि आप लोग यहाँ पर साई y 1D को लिखो और y की लेंथ उसने क्या दी हुई है माइनस l से प्लस l दी हुई है। तो इस केस के लिए आपको फंक्शन पता है क्या होता है, आपके पास √1/l साइन, आपके पास n क्या है 1 है, अगर n आपके पास 1 यानी कि क्या है ऑड है, अगर वो ऑड है तो क्या यूज करोगे आप लोग यहाँ पर कोस का यूज करोगे। कोस का यूज करोगे n से क्या लगा दोगे 1.π.x अपॉन में क्या कर दोगे 2l कर दोगे। तो ये आपके पास फंक्शन तैयार हो गया। इसको मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर भी n से क्या लगा दो 1 लगा दो, तो ये आपके पास फंक्शन तैयार हो गया साई ऑफ एक्स वाई। अगर आपका जो x है वो वेरी कर रहा है 0 से l और जो आपका y है वो वेरी कर रहा है माइनस l से प्लस l, तो अगर वो आपको वेरिएशन चेंज कर दे देगा कि y अलग तरीके से वेरी कर रहा है, x अलग तरीके से वेरी कर रहा है, तो उस केस के लिए भी आप लोग अपने फंक्शन को बड़े आसानी से डिटरमाइन कर सकते हो, क्योंकि आपको 1D बॉक्स के लिए तो लिखना आता है, आपकी बॉक्स की लेंथ चाहे कुछ। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है 2D और 3D को पढ़ते हुए एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना। और अगर आप लोग क्वेश्चन को यहाँ पर देखोगे तो क्वेश्चन के अंदर मैंने आपसे क्या पूछा हुआ है, लेट अस कंसीडर 2D बॉक्स, फाइंड द एनर्जी लेवल डायग्राम इफ x जो है वो वेरी कर रहा है 0 से l के लिए और जो y है वेरी कर रहा है 0 से 2l के लिए। इस केस के लिए आपको एनर्जी लेवल डायग्राम बनाने हैं और एनर्जी लेवल डायग्राम बनाने के
के लिए आपको ज़रूरत पड़ती है एनर्जी लेवल के एक्सप्रेशन की। और आपको पता है कि जो एनर्जी है वो कैसी होती है, एडिटिव इन नेचर होती है। अगर आपको एनर्जी ऑफ 2D निकालनी है तो आपको उसको 1D के अंदर ब्रेक करना पड़ेगा। ब्रेक कैसे करोगे, E ऑफ 2D क्या हो जाएगा, एक्स वाई, E ऑफ 1D ऑफ एक्स और E ऑफ 1D ऑफ वाई। एक्स और वाई को अलग अलग से आप लोग पुट कर दीजिए। एक्स कैसे वेरी कर रहा है, 0 से L लेंथ के लिए वेरी कर रहा है। और आपको पता है कि अगर आपका बॉक्स 0 से स्टार्ट होता है तो उस केस में आपकी एनर्जी क्या होती है, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन में 8 ml स्क्वायर। जैसे ही आप लोग यहाँ पर 0 से 2L में जाओगे तो यहाँ पर आपको L की जगह क्या करना पड़ेगा, 2L करना पड़ेगा। 0 से 3L होगा तो यहाँ पर क्या कर दोगे, L की जगह 3L कर दोगे। तो वो सब चीज़ें आपको पता है। एनर्जी का एक्सप्रेशन आपके पास है 1D का, उसी का हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। आपने क्या किया, आपने यहाँ पर एनर्जी ऑफ 2D को लिख दिया। एनर्जी ऑफ 2D एक्स आपने क्या लिख दिया, एनर्जी ऑफ 1D एक्स प्लस एनर्जी ऑफ 1D ऑफ वाई। अब आपको पता है कि यहाँ पर जो x है कैसे वेरी कर रहा है, 0 से L वेरी कर रहा है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा बस एनर्जी nx स्क्वायर प्लस h स्क्वायर अपॉन में 8 ml x स्क्वायर। यहाँ पर L की जगह क्या लगा दोगे आप लोग, Lx भी लगा सकते हो, लेकिन जो आपकी लेंथ है वो क्या है, 0 से L है, तो यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया, सिर्फ और सिर्फ L लगाकर छोड़ दिया। प्लस आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर E ऑफ 1D y क्या हो जाएगा, लेंथ क्या है 0 से 2L है, इसके लिए आपके पास एनर्जी क्या होती है, ny स्क्वायर प्लस h स्क्वायर अपॉन में 8 m। L की जगह क्या कर दोगे आप यहाँ पर 2L कर दोगे। अगर उसने 0 से 3L दिया तो क्या करते हैं आप लोग, n स्क्वायर, मान लो 0 से 3L दिया हो तो क्या करते हैं आप लोग, n स्क्वायर h स्क्वायर, n मान लीजिए ny स्क्वायर अपॉन में h स्क्वायर अपॉन में 8m इंटू में 3L का स्क्वायर। तो इस तरीके से आप लोग एनर्जी के एक्सप्रेशन को पता है 1D के लिए क्या होता है, उसी को हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली यूज कर रहे हैं। तो आप लोग यहाँ पर क्या करो, यहाँ पर बन जाएगा आपके पास 8 इंटू में 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो 8 इंटू 4 क्या 32 का ml स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर मैंने क्या लिया हुआ है, एलसीएम लिया हुआ है। और आपका जो एनर्जी एक्सप्रेशन वो क्या बन जाएगा, E ऑफ 2D 4nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर इंटू में h स्क्वायर अपॉन में 32 ml स्क्वायर। एक बार इस चीज को दोबारा देखिए कि मैंने कैसे यहां पर एनर्जी एक्सप्रेशन को निकाला हुआ है। उसने आपसे पूछा है E ऑफ एक्स वाई ऑफ 2D का एनर्जी लेवल डायग्राम चाहिए आपको। एनर्जी लेवल डायग्राम के लिए आपको एक्सप्रेशन की जरूरत पड़ेगी, उसको निकालने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी एनर्जी एक्सप्रेशन फॉर 1D के लिए। यहाँ पर उसने कहा है कि जो आपका x है वो वेरी कर रहा है 0 से L और जो आपका y है वो वेरी कर रहा है 0 से 2L। अब आपको पता है कि जो आपका एनर्जी है वो कैसा होता है, एडिटिव इन नेचर होता है। अगर वो एडिटिव इन नेचर है तो आप लोग क्या लिख सकते हो, 2D को ब्रेक कर सकते हो 1D के अंदर, E ऑफ x ऑफ 1D कर दो प्लस E ऑफ y ऑफ 1D कर दो। और यहाँ पर जो आपका x है कैसे वेरी कर रहा है, 0 से L वेरी कर रहा है, 0 से L के लिए वेरी कर रहा है। और जो आपका y है वो आपका 0 से 2L के लिए वेरी कर रहा है। अगर आपका बॉक्स 1D का हो और आपके पास एक लेंथ क्या हो 0 से L हो, उस केस के लिए आपको पता है कि जो आपकी एनर्जी होती है क्या होती है, आपके पास n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन में 8 ml का स्क्वायर होती है। यहाँ पर मैं क्या बोल दूंगा, nx मैंने लगा दिया क्योंकि यहाँ पर आप लोग x कोऑर्डिनेट कोरस्पोंडिंग क्या ले रहे हो, क्वांटम नंबर को ले रहे हो। तो मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया, nx स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन में 8 ml स्क्वायर। फिर आपको पता है कि अगर आपके बॉक्स की लेंथ 0 से 2L हुई तो उस केस में आपकी एनर्जी क्या हो जाएगी, ny का स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन में 8m इंटू में क्या कर दोगे, 2L का स्क्वायर कर दोगे। ये क्या बन जाएगा आपके पास, E y आपके पास क्या बन जाएगा, ny का स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन में 32 ml का स्क्वायर। और यहाँ पर आपके पास ex क्या बन जाएगा, nx स्क्वायर h स्क्वायर इंटू में 8 ml का स्क्वायर। ये आपके पास बन गया ex, ये आपका क्या आ गया, E y आ गया। आपको इनको सिंपली ऐड करना है, मैंने यहाँ पर इनको ऐड किया हुआ है। उसके बाद मैंने एलसीएम लिया, एलसीएम लेकर आपके पास ये एक्सप्रेशन बन गया। और इसी एक्सप्रेशन तक आपको पहुंचना है अगर आप लोग एनर्जी लेवल डायग्राम के क्वेश्चंस को करना चाहते हो। तो वो आपको क्वेश्चन के अंदर देगा कि आपका बॉक्स 2D में है या फिर 3D में है, और हर एक कोऑर्डिनेट कोरस्पोंडिंग वो आपको लेंथ का वेरिएशन दे देगा। अगर आपने उसको लेंथ का वेरिएशन दे रखा है तो आपको उसको ब्रेक करना पड़ेगा 1D के केस के अंदर। और 1D के केस के अंदर आपके पास लेंथ का वेरिएशन कुछ भी हो, आपको एनर्जी लेवल डायग्राम एज इट इज याद है तो उसको लिख दीजिए एनर्जी लेवल डायग्राम को, और फिर उनको ऐड कर दीजिए। लास्ट में जो आपके पास एक्सप्रेशन आएगा वो कुछ इस टाइप का आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब यहाँ से आपको एनर्जी लेवल डायग्राम को बनाना है, जो मैं आपको सिखाऊंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर कि कैसे आप लोग उसे बनाते हो। आज मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आपको इनको बनाना शुरू करना है। राइट, मान लीजिए आपके पास एनर्जी एक्सप्रेशन क्या है, ये है, और आपको एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना है। अगर यहाँ पर आपके पास nx 1 होगा और आपके पास ny भी क्या होगा, 1 होगा। इस एक्सप्रेशन वैल्यू को पुट कर दीजिए। एक्सप्रेशन क्या है, 4nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर इंटू में h स्क्वायर अपॉन में 32 ml स्क्वायर। अगर आपके पास nx 1 हुआ, ny 1 हुआ तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये 4 इंटू में 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इंटू में h स्क्वायर अपॉन में 32 ml स्क्वायर। ये कितना निकल जाएगा, 4 इंटू में 1 का स्क्वायर क्या हो गया 4 प्लस 1 का स्क्वायर क्या हो गया 5, यानी कि ये हो गया आपके पास 5h स्क्वायर अपॉन में 32 ml स्क्वायर। ये आपका कब निकला, जब आपके पास क्या है, nx आपके पास 1 है, ny आपके पास क्या है, 1 है। इस केस में आपने क्या निकाल दी, अपनी एनर्जी को निकाल दी। मान लीजिए कि अगर आप लोग यहाँ पर चेंज कर रहे हो, सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, अपने एनर्जी एक्सप्रेशन दोबारा लेता हूँ। आपके पास जो निकला क्या निकला था,
4nx का स्क्वायर प्लस ny का स्क्वायर इनटू में h स्क्वायर अपॉन में 8ml 32 ml स्क्वायर। ये आपके पास निकल कर आया था एक्सप्रेशन एनर्जी का। अब आपको चेक करना है, अपने एनर्जी लेवल डायग्राम को ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले क्या ले लो आप लोग, ग्राउंड स्टेट यानी कि nx की मिनिमम वैल्यू क्या होगी 1 होगी, ny क्या होगी आपके पास मिनिमम वैल्यू 1 होगी। तो आपका एनर्जी क्या निकल कर आ गया, ये xy क्या निकल कर आ गया आपके पास 4 इंटू में 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इंटू में h का स्क्वायर अपॉन में 32 ml स्क्वायर। ये क्या होगा आपके पास 5h स्क्वायर अपॉन में 32 ml स्क्वायर। अब क्या करना है आपको, मान लीजिए आपका जो nx है ये आपने 1 रखा और जो आपके पास ny है वो क्या हो गया आपके पास 2 हो गया। तो e ऑफ xy क्या निकल जाएगा आपके पास, ये निकल जाएगा 4 ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इनटू में h स्क्वायर अपॉन में 32 ml स्क्वायर। ये क्या हो गया आपके पास 4 इंटू 1 क्या हो जाएगा 4 प्लस 4 इंटू में h स्क्वायर अपॉन में 32 ml स्क्वायर। या फिर मैं इसको डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ, 4 प्लस 4 क्या हो जाएगा आपके पास 8 हो जाएगा। तो उसको मैंने क्या लिख दिया 8h स्क्वायर अपॉन में 32 ml का स्क्वायर। ये आपने निकाला, जब आपके पास nx क्या है 1 है और ny आपके पास क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो उस केस में आप लोगों ने यहाँ पर exy निकाल दिया। अब आप लोग आगे बढ़े, आपने क्या किया, आपने nx को तो ट्रू कर दिया और जो आपका ny है वो आपने क्या कर दिया 1 कर दिया। ये आपको करके देखने पड़ेंगे, उसके बाद ही आपके एनर्जी लेवल डायग्राम्स बनेंगे। बाद में जो आपके पास जनरल सिस्टम होते हैं उनके लिए हम लोग याद कर लेंगे, लेकिन अगर उसने फंक्शन कुछ और दे दिया, अगर उसने लेंथ के अंदर वेरिएशन कर दिया तो उस केस में आपको फंक्शन बनाना पड़ेगा, एनर्जी एक्सप्रेशन खुद से बनाना पड़ेगा और उसके बाद ही आपको एनर्जी लेवल डायग्राम बनाने पड़ेंगे। तो प्रोसेस यही है, इस तरीके से ही आपको करना है। सबसे पहले देखो ग्राउंड स्टेट के लिए आपके पास nx भी 1 है, ny 1 है। तो ग्राउंड स्टेट के जो आपका एनर्जी है सबसे कम एनर्जी आएगी, क्योंकि आपके पास nx की और ny की जो वैल्यू है वो क्या है सबसे ज़्यादा कम है। उसके बाद आप लोग आगे बढ़ोगे, एक को 1 रखो, दूसरे को 2 कर दो, फिर क्या करो दूसरे को 2 कर दो, इसको 1 कर दो। जैसे कि इस केस में मैंने nx को 2 कर दिया, ny को मैंने क्या कर दिया 1 कर दिया। तो आपके पास exy क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 इंटू में 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इंटू में h का स्क्वायर अपॉन में 32 ml स्क्वायर। ये आपके पास हो जाएगा 2 2 4 4 को 4 से 16 प्लस 1 क्या 17 h स्क्वायर अपॉन में 32 ml स्क्वायर। तो इस तरीके से आपको एनर्जी बनानी है, एनर्जी को लिखना है, उसके बाद उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर सेट कर देना है। सबसे पहले क्या आएगा आपके पास, सबसे छोटी क्या है आपके पास 5h स्क्वायर अपॉन में 32 ml स्क्वायर। उसके बाद कौन स्टेट आएगी आपके पास, आएगी nx इक्वल टू 1 और nx बाई क्या होगा 2, कितनी निकल आएगी 8h स्क्वायर अपॉन में 32 ml स्क्वायर। फिर अगर आपके पास nx 2 और ny आपके 1 होगा तो क्या निकल आएगी 17h स्क्वायर अपॉन में 13 ml स्क्वायर। इस तरीके से आपकी वैल्यूज निकल कर आएगी। तो मैंने यहाँ पर एक छोटा सा चार्ट बनाया हुआ है किस तरीके से जो आपकी वैल्यूज है वो निकल कर यहाँ पर आ रही है। तो आप लोग यहाँ पर एनर्जी लेवल डायग्राम को देख सकते हो। अगर मैं बात करता हूँ nx इक्वल टू 1 n इक्वल टू y के लिए क्या निकल कर आएगा 5h स्क्वायर अपॉन में 32 ml स्क्वायर। सबसे कम एनर्जी यही निकल आई जो किसकी है, ग्राउंड स्टेट की एनर्जी है। उसके बाद आप लोग किसको लिखोगे, आपका nx इक्वल टू 1 है, ny इक्वल टू 2 है। तो इस केस में आपकी एनर्जी क्या निकल कर आएगी 8h स्क्वायर अपॉन में 32 ml स्क्वायर निकल कर आएगी। अगर आप लोगों ने nx को 2 कर दिया, ny को 1 कर दिया तो निकल के आएगी 17h स्क्वायर अपॉन में 32 ml स्क्वायर निकल कर आएगी। लेकिन अगर आप nx को 1 रखते हो, ny को 3 कर दोगे तो आपकी एनर्जी निकल आएगी 13h स्क्वायर अपॉन में 32 ml स्क्वायर। अब ये जो एनर्जी है 13h स्क्वायर अपॉन 32 ml स्क्वायर, ये 17h स्क्वायर अपॉन में 32 ml स्क्वायर से क्या है, कम है। इसका मतलब ये जो स्टेट है nx इक्वल टू 1 ny इक्वल टू 3, ये स्टेट आपकी nx इक्वल टू 2 nx इक्वल टू y से नीचे आएगी। जिसकी एनर्जी कम है उसको आप लोग नीचे रखोगे और यहीं से क्वेश्चंस आते हैं कि आपके पास किस स्टेट की एनर्जी कितनी है, किस स्टेट के अंदर पहली बार आपको डीजेनरेसी देखने को मिलेगी, यानी कि किस स्टेट के कोरस्पॉन्डिंग आपकी एनर्जी जो है वो सेम निकल कर आएगी। तो यहीं पर ही कंसेप्ट शुरू हो जाता है आपके पास डीजेनरेसी का, जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिटेल के अंदर पढ़ने वाले हैं। आज मैंने आपको सिखाया है कि एनर्जी लेवल डायग्राम आप किस तरीके से ड्रॉ करते हो फॉर 2D और 3D की बात नहीं की, लेकिन उसके अंदर भी आपको कुछ इस टाइप का एक्सप्रेशन ड्रॉ करना पड़ेगा और उसके बाद अपने एनर्जी लेवल डायग्राम को ड्रॉ करना पड़ेगा, राइट। तो एनर्जी लेवल को ड्रॉ करने के लिए आपको क्या क्या पता होना चाहिए 2D बॉक्स के लिए। आपको सबसे पहले 2D बॉक्स को 1D बॉक्स के अंदर ब्रेक करना है। फिर आप कह रहे हो कि जो आपकी एनर्जी है वो एडिटिव इन नेचर होती है, तो आपकी जो 2D एनर्जी है उसको आपने 1D के अंदर ब्रेक कर लिया। 1D के अंदर ब्रेक करने के बाद जो लेंथ का वेरिएशन दे रखा है उस लेंथ के वेरिएशन के हिसाब से आपने अपने एनर्जी के एक्सप्रेशन को लिख दिया। फिर उनको एडअप करके आपने एक बड़ा एक्सप्रेशन बनाया कुछ इस टाइप का, जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। मैंने इस टाइप का एक बड़ा एक्सप्रेशन बनाया और उसके बाद nx की और ny की वैल्यू को चेंज करता गया, एनर्जी को निकालता गया। सबसे कम वाले को सबसे नीचे रख दिया, उससे ऊपर वाले को उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, और इस तरीके से हम लोग क्या करने वाले हैं, अपनी एनर्जी लेवल को ड्रॉ करने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे आपकी डीजेनरेसी क्या होती है, एनर्जी लेवल डायग्राम के ऊपर से किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एक बार आपका पूरा पार्ट 1D बॉक्स खत्म हो जाएगा, उसके बाद
पार्टी मंडी बॉक्स के सारे क्वेश्चंस के लिए मैं एक अलग से क्लास आपको दूंगा। उस क्लास के अंदर मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चंस कराऊंगा और कुछ क्वेश्चंस आपको मैं एज ए होमवर्क भी दूंगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज का समझ आया होगा। समझ आने के लिए आपको प्रीवियस लेक्चर की जरूरत पड़ रही थी तो मैंने आपको वो स्टार्टिंग के अंदर ही बता दिया। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप लोग चैनल के ऊपर नए हो तो प्लीज आरजे एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए जब भी मैं यहां पर कोई नया लेक्चर अपलोड करूं। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू।